हे आज हम जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के बारे में। सबसे पहली चीज़ हमने पहले पढ़ा था काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे डायनामिक्स के बारे में। डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें फोर्स का यूज़ होता है और सारी कैलकुलेशंस फोर्स से रिलेटेड ही होती हैं। अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स होता है इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स पॉसिबल ही नहीं है। सपोज़ तुमने एक गाड़ी को धक्का दिया, लेकिन अगर तुम दोनों के बीच में मतलब कि गाड़ी को तुमने अगर टच नहीं किया तो तुम उस पर फोर्स एक्सर्ट कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स पुश और पुल दो तरीके होते हैं। फोर्स के टाइप चार हैं। पहला है न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स। एक चीज़ तो याद रखने की है, इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है न्यूक्लियर फोर्स और जो सबसे वीकेस्ट है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो मैं तुम्हें एक वंडरफुल बात बताता हूँ। सपोज़ तुम्हारे पास एक एटम है। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ये तुम्हें पता ही है। उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं होता, साथ में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। लेकिन इतना सारा पॉजिटिव चार्ज अगर एक छोटी सी न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेगा, जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो टूट जाना चाहिए या फिर ब्लास्ट हो जाना चाहिए बम की तरह या ग्रेनेड की तरह। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जिसकी डिस्कवरी या फिर इसको कैलकुलेट करने का तरीका आज तक नहीं निकाला गया, कोई खोज ही नहीं पाया। मतलब तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को ढूंढ निकालने की और एक बढ़िया से फेमस साइंटिस्ट बनने की। और इस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए सबसे वीकेस्ट है क्योंकि अगर तुम अपने पास एक निडल रखो और उसको मैग्नेट से ऊपर खींचने की कोशिश करो तो वो निडल एक बार में ऊपर आ जाएगी। मतलब तुम देख ही पा रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे कैंसिल कर रहा है और खुद की ताकत दिखा रहा है। हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द वीकेस्ट फोर्स। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। पहले लॉ की बात करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को हम समझ सकते हैं वैसे इंट्रोवर्ट, क्योंकि इस बंदे को चेंज पसंद ही नहीं है। कोई भी चीज़ सपोज मोशन में, तो इनर्शिया चाहेगा कि ये चीज़ मोशन में ही रहे। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पे, तो इनर्शिया की मर्ज़ी होगी ये चीज़ रेस्ट पे रहे। अगर तुम एक एंगल पे घूम रहे हो तो इनर्शिया की मर्ज़ी रहेगी या फिर उसकी सलाह रहेगी कि तुम उसी एक एंगल पे ही घूमते रहो, रुको ही ना। इसमें पहला इनर्शिया इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कार ने ब्रेक मारे तो यहाँ पर जो सारा इनर्शिया है वो उस डब्बे के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उस डब्बे के अंदर जो इनर्शिया था वो ये नहीं चाहता था कि वो चेंज हो और इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट बने। इसलिए उसने अपनी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए कार के साथ ब्रेक नहीं लगाए और इसी रीज़न के कारण वो गिर गया। दूसरा इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेट से ग्लास है, ग्लास के ऊपर तुमने एक कार्डबोर्ड की छोटी सी डिश को रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कॉइन है। अगर तुम उस कार्डबोर्ड की डिश को पूरी ताकत से खींचोगे और वो भी एकदम बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, तो हो सकता है कि वो जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर जा गिरे। यहाँ पर जो कॉइन है वो अपने इनर्शिया को रेस्ट पे रखना चाह रहा था, लेकिन कार्डबोर्ड जैसे ही खिसका उसके नीचे से, इसने अपना इनर्शिया चेंज नहीं किया, जिसके कारण वो ग्लास के अंदर गिर गया। इसका लास्ट पार्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन के लिए एक बस है जिसमें तुम बैठे हुए हो, बस सीधे सीधे जा रही है करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। उसने एक सडन टर्न लिया 180 डिग्रीज़ का, तो उसके अंदर जो भी पैसेंजर बैठे तुम्हारे साथ वो सब के सब एक तरफ झुक जाएंगे। जिस भी साइड उस बस ने टर्न लिया होगा उसके अपोजिट साइड झुकेंगे। तो यहाँ पर जो पैसेंजर्स थे वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाह रहे थे, उनके अंदर का जो इनर्शिया था वो चेंज नहीं होना चाह रहा था, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उनके अंदर का इनर्शिया भी बदला। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोजिंगली एक हॉर्स राइडर है जो कि एक हॉर्स पे बैठा है, उसके हॉर्स ने सडनली एक्सेलरेट किया, तो वो जो हॉर्स राइडर होगा उसको एक जर्क लगेगा बहुत ख़तरनाक सा। ये इसलिए क्योंकि उसके हॉर्स ने जब आगे जाने की कोशिश करी तो हॉर्स राइडर की बॉडी का लोअर पार्ट रेस्ट पर था जो कि मोशन में आ गया, लेकिन जो अपर बॉडी थी हॉर्स राइडर की, उसने अपना रेस्ट इनर्शिया मेंटेन किया, इसलिए वो पीछे हो गया। सिमिलर एग्जांपल फॉर ट्रेन। अगर तुम ट्रेन में बैठे हो और अगर एकदम से ट्रेन ने ब्रेक लगाए तो तुम आगे की तरफ
झुक जाओगे या फिर गिर जाओगे। लेकिन इसका जो कारण है वो भी सेम है। देखो भाई, लीनियर मोमेंटम जो होता है उसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, जो कि एम वी होता है, जहाँ पर एम इक्वल टू मास एंड वी इक्वल टू वेलोसिटी होता है। इसकी SI यूनिट किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर हम एक एग्जांपल देखें, सपोज़ एक बंदा खड़ा है सामने, उसको मैंने एक बॉल फेंक के मारी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसका वेट ऑलमोस्ट 10 ग्राम था। तो हमने इसको फार्मूला पुट किया, तो इसका जो मोमेंटम बना वो 0.4 है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है और उस बंदे को ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करेगा। लेकिन उसी जगह सेम वेलोसिटी से अगर 1 टन की कार जाके किसी बंदे में ठुक जाए तो उस बंदे की अर्थी उठ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ मास पे भी डिपेंड कर रही है। और वहीं अगर ये गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती और मास और भी ज़्यादा होता, तब भी इस बंदे को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन अगर ये गिर गया होता फिर से इसकी अर्थी उठ ही जाती। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि है फोर्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सपोजिंगली तुम्हारे पास दो बॉडीज़ हैं जिसको तुम धक्का दे रहे हो। एक का मास है 1 kg, एक का और दूसरे का मास है 100 kg। दोनों को धक्का देने की जो तुम्हारी स्पीड है वो 0 से शुरू हुई थी और अब 10 किलोमीटर्स पर आवर पहुँच चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर इनमें एक्सेलरेशन हुआ है। तुम्हें डेल्टा का मतलब पता ही है, जो कि होता है एक बिग चेंज। डी को हम डिनोट करते हैं बहुत बहुत छोटे चेंज के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स एवरेज है वो हो सकता है मोमेंटम या डेल्टा मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, जो कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होगा। और जो इंस्टेंटेनियस फोर्स है वो होगा डी पी अपॉन डी टी। डी पी अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं डी एम वी अपॉन डी टी, क्योंकि पी इक्वल टू एम वी, इनर्शिया इक्वल्स टू मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद हमें मिलेगी बढ़िया से इक्वेशन, जो कि होगा एम डी वी अपॉन डी टी प्लस एम डी एम वी डी एम अपॉन डी टी। तुम जानते ही हो डी वी अपॉन डी टी होता है एक्सलरेशन, तो ये एम ए प्लस वी डी एम अपॉन डी टी हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन हमने निकाली है सभी केसेस के लिए वैलिड है। यहाँ पर डी एम अपॉन डी टी जो होगा वो चेंज ऑफ रेट ऑफ मास होगा। लेकिन जनरली हमारे आसपास के सभी केसेस में एम जो होता है कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इसलिए उसे हम ज़ीरो बोलते हैं। इसीलिए हम हमेशा फोर्स को एम ए लिखते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो और आगे चेक करो आंसर और सोल्यूशन क्या है। सपोज एक बॉल थी जिसका वेट था 150 ग्राम्स, जिसको एक प्लेयर ने कैच किया, जिसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। कैचिंग के टाइम का प्रोसेस होने में 0.1 सेकेंड लगा, मतलब उस बंदे ने 0.1 सेकेंड में उस बॉल को कैच कर लिया। तुम्हें ये बताना है कि उस प्लेयर के हाथ पे कितने फोर्स का इम्पैक्ट पड़ा होगा। इसमें हमें मास दिया हुआ है जो कि 150 ग्राम्स है, टाइम दिया है जो कि 0.1 सेकेंड्स है, और वेलोसिटी दे रखी है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है। इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली मेथड है F इक्वल टू डेल्टा मोमेंटम अपॉन डेल्टा टाइम, मतलब P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, इसलिए mv2 माइनस mv1, m इक्वल इसलिए क्योंकि हमें मास भी इक्वल है, अपॉन टाइम t। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिलेगा 30 न्यूटन्स। सेकंड फार्मूला या फिर सेकंड मेथड में फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा है इसलिए v2 माइनस v1। वैल्यू पुट करी और इसका भी आंसर आया 30 न्यूटन्स। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको तुम सॉल्व करो और आंसर जल्दी से देखो। सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg और जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसके साथ रिटार्डेशन हो रहा है और ऑलमोस्ट 4 सेकेंड के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो कि 2 मीटर्स पर सेकेंड बन जाएगी। बताओ इसकी एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, जो कि माइनस में आंसर आएगा। हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ही ली। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। v2 माइनस v1, डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा टी। टी अपने पास 4 सेकेंड है। v2 हमने -2 कंसीडर किया। -2 इसलिए लिया क्योंकि वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा था, और साथ ही 10 पॉजिटिव में यहाँ पे वैल्यू पुट करी, हमें मिलता है -3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, जो कि रिटार्डेशन है। भाई ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। अगर तुमने कर दिया तो समझ जाओ हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में तुम्हारा डंका बजने वाला है। तुम्हारे पास एक बॉडी है या फिर एक बॉल मान लो जिसका मास है 0.0
kg, जिसको तुमने गिराया 5 मीटर की हाइट से रेत में। अब वो जो बॉडी है या फिर जो बॉल है उसने पेनिट्रेट किया है उस रेत के अंदर 5 सेंटीमीटर तक। अब बताओ स्टॉपिंग फोर्स कितना है जो कि रेत ने एक्सर्ट किया होगा उस बॉडी या बॉल के ऊपर। वो डायग्राम इसके हिसाब से होगा जिसमें हम ग्रेविटेशन को मानेंगे जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में क्योंकि नीचे आ रही है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन यूज़ करेंगे जो कि v²=u² + 2as होता है। सारी वैल्यूज प्लॉट करने के बाद हमें मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मतलब जब ये सैंड के अंदर पेनिट्रेट किया होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। सैंड के अंदर इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी सैंड के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ये रुक जाएगा सैंड के अंदर जाके तो वो ज़ीरो हो जाएगी। वापस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन में डाला तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया जो कि 1000 मीटर सेकेंड स्क्वायर था। और हमें निकालना था फोर्स। हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ था 0.02 ग्राम्स, सॉरी 0.02 kgs। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1000 जो कि एक्सेलरेशन थी और हमें मिला 20 न्यूटन्स। अब जैसा कि ये रिटार्डेशन फोर्स है इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।